नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। करते हैं आज का जो हमारा लाइव है बहुत इम्पोर्टेंट है और 10-12 साल से हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों की जो लड़ाई चल रही थी, बेसिकली पिछली बार जब हमारी बैठक हुई पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ में, तो उसमें भी हमने इसी मुद्दे को रखा था। अगर सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 2 बदलाव कर दे तो हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे। पहला बदलाव यह है कि जो एनपीएस में डेथ एंड डिसेबिलिटी वाला जो रूल आपने लागू किया, उसी को आपने यूपीएस में भी लागू कर दिया। तो ठीक है, यूपीएस में आपने डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में लागू किया, वही रूल हमें आप रिटायरमेंट पे भी दे दो तो हम चले जाएंगे, हमें ओपीएस मिल जाएगी। ये हमारा तरीका था। उसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी आप रिटायरमेंट के बाद या वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद अपना हिस्सा निकाल लो, सरकार का हिस्सा सरकार को छोड़ दो और 50% पेंशन। अगर 25 साल से नौकरी कम है, मान लीजिए किसी की 20 साल की नौकरी है, तो 20 साल में 40% पेंशन। इस पर हम सहमत हो सकते थे, ये हमारी पहली शर्त थी। दूसरा, हमने ये कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं दे सकते, तो हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। आप एक काम करिए, जो आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो लमसम अमाउंट का जो क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया को आप 4 गुना कर दीजिए। बाकी नियम मत बदलिए। जैसे ही आप उस लमसम अमाउंट को 4 गुना करोगे, हमारी ओपीएस ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी। तो अभी उस पर भी नहीं सरकार एग्री हुई। दोनों ही हमारे जो विकल्प, हमारे दिए हुए विकल्प थे, दोनों हमारे खराब हो गए। और हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने 2 महीने में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि सभी अपडेट्स को आपके साथ साझा करूं, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं ऑलमोस्ट रात तक लाइव आता हूं और उन चीज़ों को शेयर करता हूं। कोशिश करता हूं कि कई बार चीज़ों को पढ़ा जाए और उनको समझा जाए, तब आप लोगों के बीच में उसको शेयर किया जाए। मेरे पास पुराना गजट भी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, जो ये सितंबर 2025 को आया था। सितंबर का मतलब ये वो गजट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो 24 अगस्त 2024 के बाद आया था। पहला, अगर आपको याद हो कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पहला जब गजट आया था, वो आया था 19 मार्च 2025 को। 19 मार्च 2025 को। और 19 मार्च 2025 को जब पहला गजट आया था, तो 1 अप्रैल से उसको लागू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और उसकी लास्ट डेट थी 30 जून। तो 30 जून तक मुश्किल से 22-25 हजार लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया था। और उसके बाद सरकार ने 30 जून से डेट बढ़ा करके इसकी 30 सितंबर कर दी थी। मैं एकदम सिलसिलेवार समझाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको बदलाव बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो जो चेंजेज हुए हैं सब आसानी से क्लियर हो जाएंगे, और हम कहां से कहां तक पहुंचे ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहला गजट आया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का 19 मार्च 2025 को। उसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2025 से, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था और लोगों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प खोल दिया गया था। 30 जून आखिरी तारीख थी, लास्ट डेट थी। 30 जून तक जितने लोग जा सकते थे वो चले जाते यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। हम लोगों ने पूरी कैंपेनिंग की, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ भी ऐसा नहीं था उस समय तक जिससे ये कहा जाता कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कुछ बेहतर पॉलिसी हो सकती है, कोई ओपीएस का स्थान ले सकती है। सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भी 25 साल के बाद दिया गया था, कि 25 साल की नौकरी से पहले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। और मैं बता दूं कि बहुत कम लोग भारत में ऐसे हैं जो इतना 72 पेज का गजट है। ये आज का जो गजट है, मैं इसको निकाल के लाया हूं। इसके मेन हमने पेजेस निकाल लिए हैं जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। 70 बल्कि 77 पेज का गजट है, जिसमें 40 पेज हिंदी में है और बाकी 35 पेज इंग्लिश के हैं। तो 30 जून जब डेट आ गई, सरकार को पता चला कि लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, लोग गए नहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो उन्होंने इसकी 30 जून की डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया। 30 सितंबर तक, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का एक्सटेंशन किया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम से इमीडिएट पेंशन दिया जाए सर। हाँ, ये डिमांड चल रही है हमारी लोगों की बहुत पहले से, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अब तक क्या हुआ है। तो 30 जून तक जब लोग शामिल नहीं हुए तो उसकी डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया।
30 सितंबर से ठीक पहले 2 सितंबर मेरे ख्याल से ये डेट है, हाँ 2 सितंबर, 2 सितंबर को भारत सरकार ने, उसके पहले हम लोगों के साथ माननीय कार्मिक मंत्री जी और जो पेंशन सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ बैठक हुई थी। हम लोगों ने कुछ सुझाव रखे थे और वो सुझाव 18 जून को, मतलब ये कह सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 30 जून से ठीक पहले 18 जून को 2 बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव तो नहीं कहूंगा कि उनको क्लैरिफिकेशन कहेंगे, कि 2 क्लैरिफिकेशन उसमें डाले गए थे। पहला क्लैरिफिकेशन ये था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का वैसे ही प्रोविजन होगा जैसे कि एनपीएस में था या जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था। तो लोगों को डाउट था क्योंकि उसमें लिखा नहीं था ग्रेच्युटी के लिए। मैं आपको फिर बता दूं कि ग्रेच्युटी रूलिंग ही अलग है, उसका एलपीएस, यूपीएस, ओपीएस से कोई संबंध नहीं है। ग्रेच्युटी चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पीएसयू का कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट का हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, ग्रेच्युटी हर रेगुलर सर्विस के बदले में देने का प्रावधान है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह है। इसका एनपीएस, यूपीएस, सीपीएफ इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो 18 जून को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का प्रावधान है, ऐसा क्लैरिफिकेशन कार्मिक मंत्रालय ने दिया था, पेंशन मिनिस्ट्री ने दिया था। दूसरा जो बदलाव था वो ये था कि अगर एनपीएस में कोई कर्मचारी सेवा काल के दरमियान अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर 100% डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में एक प्रावधान ये दिया गया था 30 मार्च 2021 सीसीएस रूल्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस के तहत यह प्रावधान दिया गया था कि उसमें 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि टोटल कार्पस का 20% परिवार ले ले और 80% को किसी बैंक में या किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जिसको कहते हैं एएसपी को दे दे और उसके माध्यम से 80% पे जितनी पेंशन बने वो पेंशन ले ले। ये तो हो गया पहला ऑप्शन, जिसे कोई लेगा नहीं क्योंकि 20 साल की नौकरी में इतना कार्पस नहीं इकट्ठा हो पाएगा कि कोई इस ऑप्शन के साथ जाए। दूसरा उसमें विकल्प ये था कि डेथ या डिसेबिलिटी अगर हो जाती है किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान, तो कर्मचारी का जितना हिस्सा है ब्याज सहित वो परिवार ले ले। यानी कि सपोज दैट अगर 50 लाख रुपए जमा हुए हैं तो 50 लाख रुपए में से अनुपात 10 आपका है और 14 अनुपात सरकार का है। ये एनपीएस में रूल था। तो अनुपात 10 के तहत 50 लाख में जितना पैसा बनता है वो आप ले लो। मोस्टली ऑलमोस्ट 40% के आसपास बनेगा, यानी कि 20 लाख रुपए ले लो और उस कर्मचारी की डेथ के बदले में 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस, ये फैमिली पेंशन कह लीजिए या फिर इसको इनवैलिड पेंशन कह लीजिए, ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव था जब हम लोग कोरोना टाइम में हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब से मिलकर के इस पॉलिसी को लागू कराया था। इसी पॉलिसी को 18 जून को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी लागू कर दिया था। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पहला बदलाव था 18 जून को। फिर 30 जून के बाद जब 30 सितंबर लास्ट डेट कर दी गई, तो 30 सितंबर से ठीक पहले जब 30 सितंबर तक भी लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने को तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने 2 सितंबर को एक और बदलाव किया। वो बदलाव क्या था? वो उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव था उसमें वो ये था कि उन्होंने कहा था कि पेंशन की गणना 50% के लिए जो आधार वर्ष होंगे वो 25 वर्ष होंगे और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए भी 25 साल से पहले कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकता। जबकि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मैक्सिमम नौकरी जो थी वो 20 साल थी कि 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता था। तो इसको इन्होंने चेंज किया 2 सितंबर को। 2 सितंबर को उन्होंने कहा कि अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल के बाद लेना चाहता है तो वो 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 25 साल पे ही होगी। सपोज दैट अगर किसी आदमी ने 22 साल की नौकरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो 22 साल की नौकरी के अनुसार उसकी जो पेंशन बनेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो बनेगी 44%। 12 महीनों का जो सैलरी होगी उसका एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज सैलरी का 44% निकालेंगे, वो उसकी पेंशन बनेगी। मिलेगी नहीं, मिलेगी उसे एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से। एक्चुअल रिटायरमेंट का मतलब सुपर एनुएशन डेट से, जिस दिन वो 60 साल का हो रहा होगा।
और 30 सितंबर की डेट पर भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम फेल हो गई, तो 30 सितंबर को उन्होंने बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया। तो अगली डेट जब उन्होंने 30 नवंबर कर दी, और 30 नवंबर के बाद भी 30 नवंबर भी निकल गई, अब चूंकि 30 नवंबर खत्म हो गई, लेकिन लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मुश्किल से 1,25,000 के आसपास लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लगातार विरोध हो रहा था, विरोध हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी आज नया गजट आया है। ये अभी थोड़े दिन पहले, अभी पिछले हफ्ते यूनिफाइड पेंशन स्कीम में विड्रॉल पॉलिसी को, जो अभी तक हमारे पास जो विड्रॉल एक्ट था एनपीएस का, उसे कहते थे एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अंडर एनपीएस 2015। 2015 का एग्जिट एंड विड्रॉल रूल हमारे पास था। उस 2015 के एग्जिट एंड विड्रॉल रूल ये कहते थे कि अगर आप नौकरी को बीच में छोड़ देते हो, सपोज दैट आपकी नौकरी लगी, आपने रिटायरमेंट से पहले, बल्कि रिटायरमेंट से पहले नहीं, बल्कि वॉलंटरी रिटायरमेंट से ठीक पहले कभी भी आप नौकरी छोड़ते हो, तो उस समय विड्रॉल रूल ये कहते हैं कि अगर आपका टोटल कार्पस 4 लाख रुपए से कम है तो आपको सारा कार्पस उठा करके दे देंगे, नो पेंशन विल बी प्रोवाइडेड। अगर 4 लाख रुपए से ज्यादा है आपके अकाउंट में, एनपीएस के अकाउंट में, तो आपको 20% दे देंगे और 80% एज इट इज वहीं पड़ा रहेगा तब तक जब तक कि आपकी रिटायरमेंट एज नहीं आ जाती। और उस रिटायरमेंट एज पर फिर वही शुरू होगा 60-40 वाला हिसाब किताब। तो एनपीएस एग्जिट एंड विड्रॉल रूल 2015 को पिछले हफ्ते उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करके अब उसको यह कह दिया गया एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अंडर एनपीएस ऑब्लिक अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और 2025 में उन रूल को बदल दिया गया और उसमें यह कहा गया कि 4 लाख की लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है, 8 लाख कर दिया गया है। अगर आपने नौकरी छोड़ दी या आप रिटायर भी हो गए और आपका कार्पस 8 लाख से कम है, तो सारा का सारा पैसा उठा के आपको दे देंगे, नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं। ये पहला हो गया। फिर उन्होंने कहा अगर 8 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो वो आपको 6 लाख उठा करके दे देंगे और कहेंगे कि 6 लाख कहीं जमा कर दो, उससे पेंशन लो। तो 6 लाख से पेंशन कितनी बनेगी? 3,000 रुपए महीना। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप 6 लाख रुपए किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं तो 3,000 रुपए महीना बनेगी। तो ये विड्रॉल पॉलिसी उन्होंने थोड़ी सी चेंज की। हालांकि इस विड्रॉल पॉलिसी में कारपोरेट सेक्टर के लिए बहुत बेहतर किया है। कारपोरेट सेक्टर में ये कह दिया कि अब वो 80% तक अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन हम केवल 20% निकाल सकते हैं। कारपोरेट के लिए तो एनपीएस फिर भी कुछ बेहतर कर दी उन्होंने।